नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और रूस की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध के बीच हर तरफ बेचैनी है। नाटो से लेकर यूएन तक हर तरफ युद्ध के बाद अफरा तफरी मची हुई है। भारत में भी यूक्रेन के हालात से लोग परेशान हैं। भारत के करीब 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार के 2 प्लेन स्टूडेंट्स को लेने के लिए यूक्रेन रवाना हो गए हैं। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम भी यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक लगातार हर अपडेट पहुंचा रहा है। सभी छात्रों को बंकर में सुरक्षित पहुंचाया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में उस बंकर में एबीपी गंगा पहुंचा जहां यूपी और उत्तराखंड के हजारों स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यूक्रेन की हर खबर, हर तस्वीर आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि 219 भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से रवाना हो गई है फ्लाइट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है। यूक्रेन से 219 भारतीय छात्र निकाल दिए गए हैं। ये विदेश मंत्री की तरफ से ऑफिशियल बयान है। रोमानिया से मुंबई के लिए पहली फ्लाइट रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा हूं, क्योंकि हजारों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में और उनको निकालने के लिए लगातार भारत की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और एक फ्लाइट 219 भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से अब रवाना हो गई है। ये खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है। फोटो उन्होंने साझा किया है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो छात्र थे जो कि यूक्रेन में युद्ध के बीच में फंसे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और भारत में भी उनकी चिंता लगातार की जा रही थी। उनके परिवारों की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि अपने बच्चों को सुरक्षित लाया जाए भारत में। ये गुहार लगातार परिवारों की तरफ से भी लगाई जा रही थी और लगातार भारतीय सरकार भी प्रयासरत थी इसी दिशा में। फिलहाल 219 छात्र हैं जिनको लेकर रोमानिया से फ्लाइट उड़ गई है। ये 219 छात्र भारत में सकुशल आ जाएंगे, भारत में वापसी इनकी हो जाएगी। बाकी बचे हुए छात्रों को भी निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है कि 24 घंटे उनकी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है और लगातार छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय छात्रों को सुरक्षित बंकरों में रखा गया है। तो देखिए, यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी सरकार हेल्प डेस्क बना रही है। आज शाम यूक्रेन से छात्रों को वापस एक विमान लेकर आएगा। विमान में यूपी के भी छात्र मौजूद होंगे। बच्चों को सुरक्षित उनके घर यूपी सरकार पहुंचाएगी। लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है यूपी के राहत आयुक्त। तो ये बताएं आपको बड़ी खबर, यूपी के भी छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और आज जो फ्लाइट 219 छात्रों को लेकर भारत आ रही है, उस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के भी बच्चे हैं। उनके लिए खास व्यवस्था यूपी सरकार की तरफ से की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है यूपी के राहत आयुक्त। किसी भी प्रकार की दिक्कत यूक्रेन से आए हुए बच्चों को ना हो, उन्हें सीधे तौर पर उनके घर पहुंचाया जाए, ये कोशिश यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। क्योंकि बच्चे फंसे हुए यूक्रेन में, लगातार चिंताएं यहां पर पूरे भारत की बढ़ी हुई थी, क्योंकि यूक्रेन में जो हालत है उसने सभी के दिलों में दहशत पैदा कर दी और ऐसे में भारतीयों के फंसे होने की खबर ने और भी चिंताएं बढ़ा दी थी। लेकिन लगातार भारत सरकार प्रयासरत है। 219 छात्र भारत के वापस दिल्ली लौट रहे हैं और आज शाम तक वो वापस अपने देश आ जाएंगे, अपने वतन आ जाएंगे और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लगातार कोशिश यूपी सरकार की तरफ से भी की जा रही है। मेरे सहयोगी अविनाश का हम रुख कर लेंगे, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ खास व्यवस्था यूपी सरकार की तरफ से की गई है उन छात्रों के लिए जो कि वापस आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले? देखिए, अगर बात करें तो अभी जो जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है, वो पहली फ्लाइट रोमानिया से उड़ी है मुंबई के लिए। 4 बजे उससे लैंड करना था, लेकिन हालांकि अभी लैंडिंग में उसके डिले हो गया। तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में बॉम्बे एयरपोर्ट पे ये लैंडिंग होगी। जो फ्लाइट दिल्ली में आनी है, अभी उसकी टाइमिंग विदेश मंत्रालय की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही विदेश मंत्रालय की ओर से वो टाइमिंग दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आज देर रात तक वो फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे निवासी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे फिलहाल अपनी ओर से तमाम सारे अधिकारियों को इत्तला किया है कि
उत्तर प्रदेश के जो नागरिक आ रहे हैं उनको सकुशल एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाए और उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए। फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पीआरसी है यानी कि प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर पीके सारंगी, वो इन तमाम सारे मामलों को देख रहे हैं। उन्हीं की निगरानी में तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे एयरपोर्ट में जैसे फ्लाइट की टाइमिंग आती है वो उस टाइमिंग पे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक साइन बोर्ड लेकर वहाँ पे खड़े रहेंगे, जिसके बाद जितने भी तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो जैसे ही लैंड करेंगे उनको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको घर पहुंचाने के लिए कन्वेंस उपलब्ध करा रही है। उनमें से जो लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता या उनकी ओर से मुहैया कराया जा रहा है कन्वेंस को लेना चाहेंगे उनको दिया जाएगा और बाकायदा उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। चूंकि ये पूरी वापसी विदेश मंत्रालय की देखरेख में हो रही है तो फ्लाइट अगर ज़्यादा देर रात लैंड करती है तो विदेश मंत्रालय भी अपनी ओर से जो यूक्रेन की तमाम सारे लोग भारत वापस लौट रहे हैं उनके रहने से लेकर के तमाम सारी सुविधाओं का ख्याल रख रहा है। उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही आसपास के होटल में ठहराया जाएगा और उसके बाद सुबह उनके फिर घरों की वापसी शुरू होगी। ऐसे में जो तमाम सही राज्य सरकारें हैं और उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी अपनी ओर से कदम बढ़ा दिया है। पीके सारंगी जो कि पीआरसी हैं दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, वो इस तमाम सारे मसले को देख रहे हैं। फ्लाइट के लैंडिंग की टाइमिंग का भी वेट किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय जैसे ही अपडेट करेगा फ्लाइट की लैंडिंग की टाइम, उत्तर प्रदेश सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी से और विदेश मंत्रालय के तमाम सारे अधिकारियों से संपर्क में है और फिर उनसे बातचीत करके यूपी से जो लोग आ रहे हैं उनकी लिस्ट लेकर के बाकायदा उन छात्रों से संपर्क किया जाएगा और उनको अपनी ओर से यह प्रपोजल दिया जाएगा कि उनको घर भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था का अगर वो लाभ उठाना चाहते हैं तो वो लोग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई व्यवस्था का लाभ उठा करके अपने घर की ओर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी विदेश मंत्रालय की ओर से जो दिल्ली में फ्लाइट लैंड करनी है उसकी टाइमिंग नहीं बताई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात तकरीबन 10 बजे के बाद फ्लाइट की लैंडिंग हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर समय आना बाकी है। जैसे ही समय आएगा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अधिकारी अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उसी के अनुसार वो काम करेंगे आगे। बिल्कुल, देखिए लगातार आप बता रहे हैं और जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखा भी जाएगा रात में अगर वो देर रात फ्लाइट यहां पर लैंड करती है। लगातार ये तमाम चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे। यूक्रेन से जुड़ी हुई जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन डिंपल यादव किस तरीके से संबोधित कर रही हैं आइए आपको सीधा सुनवाते हैं। संस्कार करने का भी नहीं मौका मिला गया है। जो बिना परिवार के लोग हैं वो अपनी बेटियों का दर्द क्या समझेंगे, जो बेरोजगार युवा हैं उनका दर्द क्या समझेंगे, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, किस हिसाब से वो चलती होंगी। ये लोग बिना परिवार वाले लोग ये दर्द कभी नहीं समझ सकते हैं। किसान की क्या हालत है बताइए, किसान की क्या हालत है। काले कानून लाए गए, 700 किसानों ने अपनी जान खोई, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिन्हें इस बात का कोई दुख ही नहीं था। और कैसे हमारे किसान भाई को रौंद दिया गया गाड़ी के तहत। बुलडोजर की बात करने वालों के शासनकाल में क्या हुआ, हमारे किसानों को रोंदा गया गाड़ियों से। रोंदा गया था कि नहीं किया था। और आज वही लोग खुलेआम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का कानून राज है बताइए। हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, इलाहाबाद की बेटियां, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये जो गलत फहमी पैदा करते हैं कानून व्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम कानून व्यवस्था के लिए ऐसे काम करेंगे जो इतिहास बनेंगे। पेट्रोल सिलेंडर के क्या दाम है बताइए। राशन दे रहे हैं ये लोग, राशन 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज, और कब तक देंगे। यहाँ नहीं दे रहे, चलो कहाँ है। ये तो बातें बनाने वाली सरकार है। तो इन लोगों ने कहा है कि ये मार्च तक ये राशन दिया जाएगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाती हूँ कि पूरे 5 साल तक इस राशन को बंटवाया जाएगा। और इस राशन में चावल और गेहूं के साथ साथ तेल, सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। युवा लोग सुन लीजिए, सारे रिक्त पद भरे जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी।
इसलिए मैं विशेषकर कहना चाहूंगी कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कन्या विद्या धन की योजना में 12वीं क्लास छात्राओं को 36,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। लड़कियों की शिक्षा, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत जहां पहले 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए दिए जाते थे प्रति माह, अब ये राशि बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि दी जाएगी। लैपटॉप मिला यहाँ पे? जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं से डिंपल यादव जौनपुर में संबोधित कर रही थी। बहरहाल आपको यूक्रेन की खबर हम दिखा रहे थे, वहां का हर एक मंजर से आपको रूबरू करा रहे थे। तो अब हम आपको यूक्रेन पर आज रूस की ओर से हुए रॉकेट हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन की एक इमारत पर रॉकेट से हमला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूस के रॉकेट ने किस तरह से यूक्रेन की इमारत को अपना निशाना बनाया। हम हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त इमारत से रॉकेट टकराया उस दौरान कैसे धुएं का गुब्बार उठा, यह आप दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं। धमाके की अंदर से तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रॉकेट हमले के बाद बिल्डिंग का क्या हाल हुआ। जहां भी नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई। रॉकेट हमले के बाद सड़क पर मलबा भी दिखाई दिया। ये देखिए, तीनों तस्वीरें तबाही के इस मंजर को पूरी तरीके से बता रही हैं, गवाही दे रही हैं। कीव में बिल्डिंग पर रॉकेट हमला हुआ। ये कमरे के अंदर की तस्वीर है जहां पर जैसे ही धमाका हुआ आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भयंकर, कितना भयावह धमाका था। और उसके बाद ये जो तबाही के निशान हैं ये भी आपको बता देंगे कि इस वक्त यूक्रेन पर क्या गुजर रही है, इस वक्त यूक्रेन का मंजर क्या है। तो देखिए, यूक्रेन से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन में फंसे छात्र जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, आखिर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उत्तराखंड के फंसे छात्रों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हैं। लखनऊ से हैं अनुभव शुक्ला, दिल्ली से मेरे साथ हैं अविनाश तिवारी और देहरादून से रवि केंतुरा मौजूद हैं। अविनाश, अभी हम बता रहे थे कि यूपी सरकार ने खास व्यवस्थाएं की हैं उन छात्रों के लिए जो कि वापस आ रहे हैं अपने वतन। उनको यूपी सरकार की तरफ से ही उनके घर भिजवाया जाएगा। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय इस पूरे जो निकासी है उसको देखरेख कर रहा है और उसी को पूरा खर्च भी वहन कर रहा है। यानी कि जो यूक्रेन से छात्र वापस आ रहे हैं, इन पूरे वापसी से लेकर उनको घर पहुंचाने तक खर्च विदेश मंत्रालय खुद वहन कर रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकारें भी अपनी ओर से तमाम सारी कोशिशें कर रही है, तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही है। दिल्ली में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो PRC हैं, यानी कि प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर PK सारंगी, उनके नेतृत्व में अगर बात करें तो अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो लगातार छात्र वापस आ रहे हैं उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया जाएगा। अनुभव, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारी जो है वो नजर आती है, क्योंकि खास हेल्प डेस्क उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, खास इंतजाम किए जा रहे हैं यूपी से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने जानकारी दी कि किस तरीके से यूपी सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि जो स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश के जो यूक्रेन में फंसे हैं वहाँ से उनको वापस लाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि युद्ध हो रहा है इसलिए यूक्रेन में जो एयर स्पेस है वो बंद है। वहाँ से कोई फ्लाइट जो है ना उड़ सकती है, न टेक ऑफ हो सकती है, न लैंडिंग हो सकती है। इसीलिए जो स्टूडेंट उन्हें रोमानिया और आसपास के जो नज़दीक की जो कंट्री है वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि फ़्लाइट वहाँ से आसानी से उड़ सकती हैं और उड़ रही हैं। तो इसीलिए यूपी सरकार की भी तैयारी हेल्प डेस्क उन्होंने बनाई है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और वहाँ आज जो फ्लाइट आएगी, एक 7 बजे कहा जा रहा है कि एक फ़्लाइट आएगी, उसमें यूपी के भी स्टूडेंट होंगे। और कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। एक तो मोबाइल नंबर जारी किया था जिसका नंबर है 9454441081। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर एक मोबाइल नंबर है जो राहत आयुक्त हैं रणवीर प्रसाद उत्तर प्रदेश के, वो और उनके लोग इसको रिसीव करते हैं, तो अपनी जानकारी वहाँ दे सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर है जो है 05221070 1070, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं।
अब तक 350 ऐसे परिवार हैं जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस पर कॉल किया है, जानकारी दी है। उनका पूरा ब्यौरा जो है वो भी राहत आयुक्त कार्यालय ने जारी किया है। यानी किसी ज़िले के 10 स्टूडेंट हैं, किसी ज़िले के 5 स्टूडेंट हैं, कहीं के 2 स्टूडेंट हैं, कहीं के 1 स्टूडेंट है। तो एक मोटा मोटा ये पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास अभी तक आ चुका है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के लिए गए हैं या फिर वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे लोग, उनकी पूरी डिटेल आ चुकी है। और जैसे जैसे देखिए सारा कुछ जो है वो तो विदेश मंत्रालय कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्थानिक आयुक्त है, जो बात कह रहे हैं अविनाश, और जो उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त हैं रणवीर प्रसाद, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और चूंकि ये जब भी कोई इवैक्यूएशन होता है, वहां से लाया जाता है, कहीं पर भी इस तरह की स्थिति होती है, जब भी आते हैं नागरिक, तो उनका सारा इंतजाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही करती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पैनिक की स्थिति ना बने तमाम परिवारों में, इसलिए सरकारें पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही हैं और कोशिशें कर रही हैं। लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, रवि ये बताएंगे। रवि, यूपी सरकार तो हेल्प डेस्क बना रही है, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उत्तराखंड जो लौट रहे हैं छात्र, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? प्राची, अभी तक बात करें तो नोडल अधिकारियों के साथ ही 112 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 188 परिवारों ने इस पर अपनी बात दर्ज की है कि जिनके जो बच्चे हैं, खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई जो यूक्रेन में कर रहे हैं। और एक फैमिली हमारे साथ है। सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन फैमिली के साथ एपी गंगा भी लगातार है। नमिता धीमान है, MBBS की 2nd ईयर की छात्रा है वहाँ पर। अभी उनकी मदर हमारे साथ हैं। अभी लास्ट टाइम कब बात हुई थी, क्या सिचुएशन बताई उन्होंने वहाँ पर? उससे बात मेरी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई कि उसने बोला है कि हम लोग पोलैंड बॉर्डर की तरफ को जा रहे हैं अब, और वहाँ से फिर आगे। उनके फादर भी हमारे साथ हैं। तो अभी जब आपकी बात हुई है, क्या सिचुएशन वहाँ पर बताई है, और अभी वहाँ से आने के लिए जो पोलैंड तक वो पहुँचे हैं, किस तरीके से पहुँचे? कल उन्होंने प्राइवेट बस से, वो यूनिवर्सिटी वालों ने करके दी थी, वहाँ से जो है कल पोलैंड पहुँचे, और कल से वो लगातार वहाँ पे खड़े हैं पोलैंड बॉर्डर पे। रात भर बच्चे सोए नहीं हैं, बहुत परेशान हैं बच्चे, और काफ़ी परेशान है, परिवार भी परेशान है। नमिता के भाई भी हमारे साथ हैं। आपकी कब बात हुई थी, और अभी क्योंकि वहाँ पर फ़ोन भी आप कह रहे हैं कि अब स्विच ऑफ है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। अब उसका कितने नेटवर्क वगैरह भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो उसका फ़ोन बंद हो गया है अभी उससे कोई बात नहीं हो रही। बस वो वहीं पे हैं पोलैंड बॉर्डर पे, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। प्राची, अभी इंतजार है। तमाम ऐसे 188 परिवार हैं जो अभी तक सरकार चिन्हित कर चुकी है उत्तराखंड में। अभी लगातार और भी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं गवर्नमेंट के पास, और पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ से NSA अजीत डोभाल के साथ भी लगातार कांटेक्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से इवैक्यूएट किया जाए। योगी शक्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि लगातार परिवारों के बीच में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं और उनकी चिंताएं आखिर क्या है। शक्ति, देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए यूक्रेन में हैं। वो इस समय काफ़ी घबराए हुए हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन यहाँ की सरकार की तरफ से जरूर मिलना शुरू हो गया है। अभी हम जिस परिवार के साथ हैं, उस परिवार का बेटा है गौतम चौधरी, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया, डॉक्टरी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। बात करते हैं, आप दादी हैं, आपसे बात हुई, किस समय क्या बात हुई, वहाँ की क्या हालत बताई उसने? मेरे से तो ठीक बताई थी, पर ठीक बताई, क्या बताया था, क्या सिचुएशन बता रहा था, कैसे ठीक हूँ, कैसे बात हुई थी? बस इतना। देखिए, बिल्कुल भावुक हो गई हैं, दादी हैं, समझ सकते हैं जिस तरीके से वहाँ युद्ध के हालात हैं। पिताजी हैं उनके, वो भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि किसी अधिकारी का कोई कॉल आपके पास आया? अभी मेरे पास में थोड़ी देर पहले SDM साहब का फोन आया था। वो बोल रहे थे हम पूरी प्रयास करेंगे, आप चिंता ना करें। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जो भी वो हो सके उसे कर लो। हम चिंता तो है ही, हमारा बच्चा इतनी दूर है हमारे से, तो चिंता तो स्वाभाविक बनती है। अगर कोई हमारा बच्चा यहीं कहीं कुछ दिक्कत हो जाए तो उसमें भी हमें तो परेशान तो होते ही हैं। तो परेशानी जितनी जल्दी हो सके हमारा बच्चा हमारे यहाँ पास आ जाए तो बढ़िया रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। क्या बात हुई थी आपकी? जब बात हुई तो कब बात हुई थी आपकी? जस्ट 11 बजे बात हुई है, वीडियो कॉलिंग पर बात हुई थी। तो बोल रहा था कि अभी तो स्थिति अब थोड़ी ठीक है, पर उनका बेसमेंट वो बंकर में हमारा सब सामान पहुँचवा दिया है, यहाँ के जो हमारे जो सर हैं, और हम हमारा सभी चीज़ खाने पीने की जो है बंकर में है। तो यही बात हुई मेरी। मगर ठीक है बेटा, जो भी।
क्या बताया और कितने बच्चे हैं जो उसके साथ में हैं? देखिए परिवार चिंतित है और साफ तौर पर चेहरे पर भी नजर आ रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर अपने बच्चे की चिंता है और बच्चे सकुशल वापसी आ जाएं, यही दुआएं पूरा भारत भी कर रहा है। सीधा हम कानपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि यहाँ के भी 2 बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके फैमिली हमारे साथ है, माँ है उनकी हमारे साथ। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या नाम है आपके बच्चे का, कहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और कब आपकी उससे बात हुई है? मेरी बेटी और बेटे 2 बच्चे हैं जी। बेटी का नाम अक्षरा कुमार है और बेटे का नाम आरव कुमार है जी। ये खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, हॉस्टल नंबर 5 में जी। और अभी 1 घंटे पहले उसने मैसेज किया था। कल तो मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट बंद हो गया था। उसने बताया मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया कि सब लोग अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल दे। लेकिन अभी मेरी उसने 1 घंटे पहले मैसेज किया कि माँ हम लोग यहाँ बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बगल में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बम विस्फोट वगैरह हो रहा है, एयर स्ट्राइक भी शायद हुई है, उसे कुछ पता नहीं, वो बेसमेंट में है, वो लोग ब्रश भी नहीं कर पाए हैं, ना तो खा पी पाए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल देखिए वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बिल्कुल देखिए पूरा भारत सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूपी सरकार हमारी जल्दी से साथ में यूपी सरकार भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जिन बच्चों का, मेरे ही बच्चा नहीं कानपुर के और भी बच्चे हैं, लाल बंगले की स्टूडेंट है प्रीति यादव, वो भी फंसी हुई है उन्हीं के साथ में, वो मेट्रो अंडरग्राउंड में है। मेरे बच्चे 5 नंबर का हॉस्टल है उसके बेसमेंट में है और उनको कुछ भी खाने की सुविधा नहीं है और वहाँ पे अभी कोई भी ना तो एम्बेसी की तरफ से कोई वो उनके लिए हेल्पलाइन वहाँ पर हेल्प पहुँची है, ना तो कुछ भी पहुँचा है। वो बहुत ही परेशान है बच्चे। और वो क्या है यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे बच्चे, पंजाब, हरियाणा, गोरखपुर, काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल मैम, देखिए आपकी भावनाओं को इस वक्त पूरा देश कुछ भी कहने की समझ रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि आप कितनी चिंता में, पूरा भारत यही दुआ कर रहा है कि सकुशल वापस आ जाएं तमाम वो बच्चे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी आप कह रही हैं कि मैसेज आया था, क्या कोई फोन कॉल भी आई आपके बच्चों की? बेसमेंट में हैं तो किस तरीके की उनकी स्थिति है? कुछ राहत उन तक पहुंची, नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, पहली बात तो मेरा यहाँ कानपुर से भी मुझे किसी को कोई कॉल नहीं आया शासन प्रशासन की तरफ से। और दूसरी बात, यदि यूपी गवर्नमेंट की करें तो वहाँ मैं हेल्पलाइन जो जारी हुई थी वहाँ पर मैंने अपने बच्चों का नंबर भेज दिया है पासपोर्ट वगैरह का, और सरकार से, यूपी सरकार से दिया है कि आगे से आगे उसको फॉरवर्ड करके और प्रोसीडिंग में उसको लिया है बच्चों को, जैसे भी हो जहाँ भी हो, मेरे दोनों बच्चों को, और साथ में जितने भी कानपुर या इंडिया के जितने बच्चे हैं सबको लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी चिंताएं जो हैं वो पूरा देश समझ रहा है और इसलिए कोशिश यही है, दुआएं यही है कि जल्द से जल्द तमाम जो बच्चे हैं वो वापस अपने वतन लौट आएं।